तो गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोगों ने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी, विज्ञान क्या होता है भौतिक जगत में पढ़ते समय। और उस समय विज्ञान को हम लोगों ने देखा, ये विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला था भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा था जीव विज्ञान। चूँकि हम लोग को पता है हमें भौतिक विज्ञान पढ़ना है, इसलिए उस विज्ञान के पार्ट्स में से सबसे पहला जो है भौतिकी क्या है, अर्थात भौतिक विज्ञान क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये टॉपिक जो है दिखाई गई है कि भौतिकी क्या है, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहा गया है। भौतिकी का जो इंग्लिश वर्जन है फिजिक्स, यह ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ है। फिजिक्स जो है वह फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ है। फ्यूसिस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिकी जो है वह प्राकृतिक विज्ञान है, जिसमें प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के बारे में यदि हम बात करें तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो यूनिवर्स है हमारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें विद्यमान है, जिसमें आपका पहला होता है द्रव्य। पहला है द्रव्य, इसको हम कहते हैं मैटर, और दूसरा होता है ऊर्जा या एनर्जी। ठीक है। अब देखिए, प्रकृति के बारे में अध्ययन करना है और प्रकृति में विद्यमान चीजें सिर्फ 2 हैं, एक द्रव्य है, दूसरा ऊर्जा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति में विद्यमान इन 2 चीज़ों के बीच ही, इनके बीच ही इंटरेक्शन होगा, अन्य किसी में नहीं हो सकता। इन 2 चीज़ों से मिलकर ही पूरे का पूरा ब्रह्मांड हमारा निर्मित हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिकी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फिजिक्स जो है हमारी, पूरी की पूरी भौतिकी जो है वह प्राकृतिक घटनाओं से परिपूर्ण और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो द्रव्य जो है, द्रव्य को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द्रव्य के मुख्य रूप से आप 3 भाग जानते होंगे, जिसमें आपका पहला है ठोस, इसको आप सॉलिड भी कहते हैं। दूसरा है द्रव, इसको आप लिक्विड कहते हैं। और तीसरा है गैस, इंग्लिश में आप इसको गैस लिखते हैं। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि द्रव्य को 3 ही भागों में बांटा गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि द्रव्य के मुख्य 5 भाग होते हैं, जिसमें आपको चौथा भाग बता दिया जा रहा है, जो कि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसका चौथा पार्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, इन तीनों स्टेट्स के बारे में आपको पता ही होगा। सॉलिड क्या होता है, जिसमें उनके एटम्स जो हैं बहुत ही रेगुलर अरेंज हों, व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं, उनके आर्डर जो हैं व्यवस्थित रहते हैं, वो आपको ठोस के अंतर्गत आता है। जो डिसऑर्डर होते हैं, जो रिगिडली बाउंडेड नहीं होते हैं, वो आपका लिक्विड के अंतर्गत आते हैं। जबकि गैस में इसके मॉलिक्यूल बहुत ही दूर दूर स्थित होते हैं, किसी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स कार्य नहीं करता है। जबकि चौथा स्टेट आपका क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट जो है ये तब आपको प्राप्त होगा जब किसी भी वस्तु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। अगर हम प्रयोगशाला की बात करें तो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाकर जब
किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूर्णतः मुक्त हो जाएं, तब जाके वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है। पांचवा स्टेट जो होता है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। आपका पांचवा स्टेट ये होता है। इस प्रकार से देखा जाए कि जो भौतिकी होगा, द्रव्य और ऊर्जा, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस के बीच हो, एनर्जी के बीच हो, या फिर प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन स्टेट और एनर्जी के बीच का हो, इनके बीच होने वाली आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही है। अब वो सॉलिड लिक्विड या गैस वो किस फॉर्म में है, वो अलग से उनके अंतर्गत उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि यहाँ पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, चिरसम्मत भौतिकी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमेशा हैवियर बॉडीज़ या बड़े से बड़े पिंड जो होते हैं उनके बीच होने वाली गति या इंटरेक्शन जो होती है, या कोई फोर्स कार्य कर रहा है, तो उसी का अध्ययन हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से भौतिकी का डेफिनेशन हम लोगों ने पता कर लिया कि भौतिकी क्या है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्य के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि भौतिकी का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, ये चिरसम्मत भौतिकी से लेकर आपके मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स, उससे भी ज़्यादा छोटा आएगा नैनो फिजिक्स या नैनो पार्टिकल्स के बारे में अध्ययन करना। इसलिए देखा जाए तो मुख्य रूप से भौतिकी का जो स्कोप है, एक्साइटमेंट है, जो स्कोप है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका पहला है स्थूल प्रभाव क्षेत्र, या इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, और दूसरा आपका है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, जिसको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड या फील्ड इफेक्ट। तो भौतिकी कार्य क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड कर दिए गए हैं, जिसमें देखिए आपको यहाँ पर दिखा दिया जाए, भौतिकी का कार्य क्षेत्र, भौतिकी का कार्य क्षेत्र। आपको बताया गया भौतिकी कार्य क्षेत्र दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्थूल प्रभाव क्षेत्र, स्थूल प्रभाव क्षेत्र, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड, या फील्ड इफेक्ट भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड। अब इसमें इस कार्य क्षेत्र में भौतिकी का जो आएगा आपका, उसमें प्रयोगशाला में घटित होने वाली घटनाएं, जैसे कि बुक में दिखाया गया है, या फिर खगोलीय स्तर की घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट में या स्थूल प्रभाव क्षेत्र में स्पष्टतया कहा जाए तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स, चिरसम्मत भौतिकी या सिर्फ मैकेनिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें हम एटॉमिक रेंज तक की बात ना करके हमेशा एटम्स तक ही सीमित रहते हैं, एटम्स तक का ही अध्ययन करते हैं, परमाणुओं तक का ही बात करते हैं, या फिर उसके सॉलिड फॉर्म को या रिगिड बॉडी के रूप में देख के उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें प्रयोगशाला या हम कहें खगोलीय स्तर की घटनाओं में बड़े पिंडों के बीच होने वाली घटनाओं, उनके फोर्सेज, उनकी मोशंस के बारे में जो पढ़ा जाए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका पहला आता है यांत्रिकी। इसमें पहला है यांत्रिकी, इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्लास 11th में पढ़नी है, वो सभी के सभी लगभग मैकेनिक्स के अंतर्गत ही आती हैं, या क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी फिजिकल वर्ल्ड के बाद हम लोग जस्ट मेजरमेंट
के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशन एंड परसेंटेज ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इससे संबंधित है, मैकेनिक्स संबंधित है, वो आपका आता है मोशन या गति से संबंधित, मोशन या गति। मोशन के बाद क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम भी पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, इसको आप कहेंगे गति के नियम। और गति के नियम के बाद फ्रिक्शन से भी आएगा, वो आपको पढ़ना है कि घर्षण क्या होता है, किस तरीके से सर्कुलर मोशन होता है, उसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, किस तरीके का और चीज़ें यूज करना है, वो आपको बताया जाएगा। अभी टेम्पररी देखा जाए कि यांत्रिकी के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं जो यांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं। लॉज ऑफ मोशन के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको आप कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो मैकेनिक्स के अंतर्गत है, ये सब फिजिक्स है, सब भौतिकी के अंतर्गत आता है। कोई भी घटनाएं जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में अध्ययन हमको करना है, वे सभी की सभी इस भौतिकी के अंतर्गत आती हैं, जो एटॉमिक लेवल से छोटा ना हो या एटम लेवल ना हो, तब भी बात करेंगे उसकी। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है दृढ़ पिंडों की गति, जो यांत्रिकी के अंतर्गत आएगा, ये भी फिजिक्स के अंतर्गत ही आएगा। दृढ़ पिंडों की गति, दृढ़ पिंडों की गति, दृढ़ पिंडों की गति, इसको कहते हैं हम लोग मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। छोड़ दीजिए इसको यहीं पे। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमें ये भी पढ़ना है कि अगर कोई पिंड हमारे पास है तो वास्तव में उसका वो पिंड पूरा का पूरा गतिमान है या फिर उसका सेंटर ऑफ मास गतिमान है, उसमें किस प्रकार की गतियां हो रही हैं। या इसकी बात कर लें तो ये इसको हम किनारे पे यहाँ से रोक नहीं सकते, यहाँ से नहीं रोक सकते, जबकि इसके सेंटर में ऐसे पकड़ के हम इसे रोक सकते हैं। ऐसे इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा जा सकता है। इसकी कौन सा रीजन है जो आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में बताता है, तो हमें इसमें यह भी पढ़ना है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। और इसके बाद हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन, भी इस यांत्रिकी के अंतर्गत ही आएगा, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। ये आपका यांत्रिकी के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। मैक्सिमम सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई गई वो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़नी होंगी, जो स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत मैकेनिक्स में आती हैं। ये सारी की सारी घटनाएं, फिजिक्स की घटनाएं जो हैं, जो नेचुरल रूप से घटित होती हैं या जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है, वो सभी यांत्रिकी के अंतर्गत आती हैं। इस स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत और बहुत सी चीज़ें हमको पढ़नी है, जिसमें आपका इस यांत्रिकी के अंतर्गत स्थूल प्रभाव क्षेत्र का पार्ट जो है मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें ठोसों के अभियांत्रिक गुणों के बारे में भी पढ़ना है। और ठोसों के गुण, अब इन ठोस के गुणों के बारे में जो पढ़ना है, उसमें मुख्यतः आपकी इलास्टिसिटी की घटना आती है, जो आपको सेकंड पेपर में पढ़ना है। वो आप सेकंड पेपर में पढ़ रहे होंगे। इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तरल के बारे में पढ़ना है। तरल में आपका दो तरीके का आते हैं तरल। फ्लूइड्स जो होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। जो फ्लो कर सकते हैं वो फ्लूइड कहलाते हैं आपके। फ्लूइड में दो हैं, जिसमें आपका लिक्विड भी है और गैस भी है। इसका मतलब जो फ्लूइड है या तरल है, उसमें हमें दोनों को पढ़ना है। एक तो लिक्विड के बारे में पढ़ना है और दूसरा सॉलिड, उसमें गैस के बारे में भी पढ़ना है। सॉलिड के बारे में तो हम यहाँ ठोसों के अभियांत्रिक गुण से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो तरलों में, अब ये जो तरल में द्रव की बात करते हैं, जब लिक्विड की बात आएगी, लिक्विड की
तो लिक्विड की प्रॉपर्टी जो है वो स्टैटिस्टिकल में एक स्टैटिक है, अर्थात जो स्थिर द्रव है उनके बारे में पढ़ना है, और दूसरा डायनेमिक अगर हो यह द्रव उनके बारे में पढ़ना है। तरल के प्रेशर क्या होता है, वो द्रव के दाब क्या होंगे, द्रव दाब के नियम क्या होंगे, और बहुत सी सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमको पढ़ना है, वे सभी इस मैकेनिक्स के अंतर्गत आएंगी। और इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, गैसों के बारे में पढ़ना है। इस तरल में पहला आपका ये लिक्विड वाला है और दूसरा है गैस। इन गैसियस के बारे में भी पढ़ना है हमें। गैस के रूल्स क्या है, गैस के नियम क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें गैसेस के बारे में बहुत सी चीज़ों को बताएगा। इसमें आपका गैसों के द्वारा आरोपित दाब मुख्य होता है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, इसके आगे आपको इस मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ना है उसके बारे में, ऑक्सीलेशन के बारे में। ऑक्सीलेशन या आप इसको दोलन भी कहते हैं, दोलन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपकी सरल आवर्त गति है क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी, वो आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से ऑक्सीलेशन के बारे में। और लास्ट में आप पढ़ते हैं वेव मैकेनिक्स या तरंग यांत्रिकी। तरंग यांत्रिकी, वेव मैकेनिक्स। इस वेव मैकेनिक्स के बारे में भी हमको पढ़ना है। तरंग यांत्रिकी में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके ध्वनि के बारे में, ध्वनि या साउंड क्या है, साउंड के बारे में पढ़ाएंगे। इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो जो स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत है, जो मैकेनिक्स के अंतर्गत आया है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है या क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाता है। इसका दूसरा पार्ट है बी, विद्युत गतिकी। विद्युत गतिकी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। विद्युत गतिकी के अंतर्गत जो है चार्ज और चार्ज से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म, आवेश, चुंबकत्व और आवेश से संबंधित जितनी भी घटनाएं आती हैं सभी इस इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है आपका करंट भी आता है। करंट में डीसी करंट भी है और अल्टरनेटिंग करंट भी है। इन सारी चीज़ों को जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत 12th में पढ़ेंगे। ये आपका 11th में नहीं, आपको 11th में सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, आपका सी वाला पार्ट जो है वो है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी या इसको आप कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप ऊष्मा, इसको बोलते हैं हीट, ताप, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। इस ऊष्मागतिकी में ऊष्मा, ताप और बहुत सारी चीज़ें, आपकी स्पेसिफिक हीट है और गैस से संबंधित जो ऊष्मागतिकी की घटनाएं हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जिसमें आपका अभी आगे और बचा है ऊष्मागतिकी का जो पार्ट है वो कितने तरीके का ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ऊष्मीय स्थानांतरण, इसके बारे में पढ़ना है। ऊष्मीय स्थानांतरण के बारे में भी पढ़ना है। ऊष्मीय स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। इसमें आपके 3 टाइप्स हैं जो उसमें दिया गया है। कंडक्शन,
कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब वो कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में किस तरीके से हो रहा है वो आपको पढ़ना है। और हीट के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अर्थात इसको कह सकते हो ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ने हैं। हीट इंजन के बारे में पढ़ना है, हीट इंजन या इसको बोलते हैं ऊष्मीय इंजन। ये सारी चीज़ें आपको इस ऊष्मागतिकी के अंतर्गत, जो स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उसके बारे में पढ़ना है। ऊष्मागतिकी जो है आपका 11th में पढ़ना है, ये आपको सेकंड पेपर में मिलेगा। और ये मैकेनिक्स जो है ये आपको भी 11th में सेकंड, ये फर्स्ट पेपर में मिलेगा, ये सेकंड में मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसके पहले का जो पार्ट था वो फर्स्ट मिलेगा। अभी इसके बाद जो है आपका इस स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत एक पार्ट और है, वो आपको पढ़ना है, 12th में मिलेगा, जो कि ऑप्टिक्स के बारे में है। ऑप्टिक्स में बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण की घटनाएं हैं। ये सभी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो आपका ये डी वाला पार्ट है प्रकाशिकी, इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी के अंतर्गत आने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं, प्रकाशिकी के अंतर्गत आने वाली बहुत सी घटनाएं हैं, जिसमें आपका मूलतः ये है परावर्तन है, जिसको आप लोग रिफ्लेक्शन ही बोलते हैं, अपवर्तन है, अपवर्तन या इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन। अब ये अपवर्तन की जो घटना हो रही है ये कई तरीके से हो सकती है। किसी मीडियम के सापेक्ष हो रही है, और मीडियम के सापेक्ष में भी देखा जाए तो प्रिज्म से हो रही है या फिर लेंस से हो रही है। तो वो दोनों चीज़ें भी पढ़नी है आपको। ये 12th में मिलेगा, ये बाई प्रिज्म और लेंस। प्रिज्म से हो रहा है कि लेंस से हो रहा है, वो सारी घटनाएं हमको इस स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत प्रकाशिकी में पढ़नी है। और बहुत सारी घटनाएं प्रकाश से संबंधित, व्यतिकरण है, इसको आप इंटरफेरेंस बोलते हैं, इंटरफेरेंस, ध्रुवण है या पोलराइजेशन बोलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ना है हमें यहाँ पे। डिवाइसेस क्या होती हैं, या ऑप्टिकल डिवाइसेस या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। यंत्र क्या है, तो इसमें ऑप्टिकल मूलतः जो आता है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सारी चीज़ें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब आपका दूसरा जो आता है पार्ट, वो है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। इस भौतिकी के कार्य क्षेत्र का दूसरा पार्ट जो है वह है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फील्ड इफेक्ट। इस माइक्रोस्कोपिक फील्ड के इफेक्ट के अंतर्गत वो सभी छोटी से छोटी घटनाएं आ जाती हैं जो आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। जिसमें आपका इसमें पहला आता है कण भौतिकी, जहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा जाए। पार्टिकल से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनके बारे में जिसमें पढ़ा जाएगा वो आपका कण भौतिकी के अंतर्गत आएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स।
और इसके अंतर्गत आपका सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आएगा नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी जिसमें आप नाभिक के स्ट्रक्चर, उनके मूल कण जो भी होंगे, उसमें होने वाली बहुत सी ऐसी क्रियाएं जिससे हमें अभी तक अज्ञात है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। और इससे भी जब छोटे पार्ट में जाएंगे, जैसे आपका सबसे पहला पार्टिकल आया, उसके बाद हमने नाभिक की बात की, इसके पहले हम आए। चूँकि देखिए भौतिकी का क्षेत्र जो है बहुत ही लंबा है, हर एक क्षेत्र में आपका भौतिकी का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भौतिकी का एप्लीकेशन ना हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, जीव विज्ञान संबंधित